नमस्कार दोस्तों। पित्त की थैली की पथरी से बहुत से लोग परेशान रहते हैं, जिसे गॉल स्टोन भी कहते हैं, गॉल ब्लैडर के स्टोन भी कहते हैं। और इसके कारण बहुत से लोगों को सेहत में कई तरह की दिक्कत होती है, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी रहती है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये पित्त की थैली की जो पथरी है ये बनती क्यों है, ये इतनी ज्यादा मात्रा में आजकल इस तरह के केसेस क्यों आ रहे हैं। क्योंकि जितने ज़्यादा लोगों को पित्त की थैली पथरी है वो फिर इसका इलाज ढूंढते हैं सोशल मीडिया पर, और कैसे इससे निजात पाएं ये देखते हैं। कई जगह फिर ऑपरेशन करवाना पड़ता है। तो एक्चुअल में ये बनती क्यों है और इसका समाधान क्या है, ये बताएंगे डॉक्टर परमेल चौधरी। आप जनरल सर्जन हैं और इसके बारे में आज ही डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो डॉक्टर साहब, ये पित्त की थैली की पथरी जो है वो बनती क्यों है, क्या कारण है, सबसे पहले तो यही बताइए। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पित्त की थैली होती ही क्या है। ये लीवर के साथ लटकी हुई एक थैली होती है जो बाइल्स, पित्त की थैली, तो इसके अंदर जो बाइल्स होते हैं उसी को हम पित्त बोलते हैं, बाइल जूसेस को पित्त बोलते हैं। तो ये बाइल जूसेस इसके अंदर आ जाते हैं और उनको कंसंट्रेट करने का काम करती है। और उस वक्त भी ये काम करती है जिस टाइम पे हम खाना नहीं खा रहे होते हैं। तो उस वक्त क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जो लीवर से निकलते हैं वो सारे के सारे इसके अंदर इकट्ठे होते रहते हैं। और जो ही हम खाना खाते हैं तो उसके बाद एकदम से पित्त की थैली के अंदर जो केमिकल्स, जो हमारी फिजियोलॉजी होती है, उसकी वजह से क्या होता है कि वो सारा का सारा जो जूसेस हैं उस खाने को हजम करने के लिए हमारी जो ड्यूडेनम होती है, छोटी आंतड़ी का जो पहला हिस्सा होता है, उसके अंदर छोड़ देती हैं और वो फिर जा करके उसको हजम कराने का काम शरीर में करती हैं। तो ये जो आपने बताया पित्त जो बनता है उस पित्त डाइजेस्ट कराने के लिए काम करता है, वो स्टोर होता रहता है, पित्त होता रहता है। और जो स्टोरेज के दौरान जो काफी देर तक उसके अंदर कुछ घंटे के लिए रहता है, जैसे हम खाना एक बार खाना खाते हैं मॉर्निंग में, फिर दोपहर में खाते हैं, रात को खाते हैं, तो उस दौरान वो पित्त की थैली है, उस सारे जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं जो लीवर के निकले हुए पित्त है उसको इकट्ठा होते होते फूल जाती है। तो ये जो बाइल जूस बना और वो डाइजेशन के काम आया, ये तो ठीक है, पर उसके अंदर जो पथरी बनती है तो वो पथरी होती क्या है, पहले तो यही बताइए, किस चीज की बनी होती है। जी, वो पथरियां कई तरह की होती हैं। या तो फिर वो कोलेस्ट्रॉल की होती हैं, प्योरली ज्यादातर जो पथरियां होती हैं वो कोलेस्ट्रॉल की होती है, 80% तक, 80%। या फिर क्या होता है, कुछ जो बाइल पिगमेंट्स होते हैं हमारे बाइल जूसेस के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, तो उस पिगमेंट स्टोन्स होते हैं। या फिर क्या होते हैं, कुछ मिक्स स्टोन जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी है और जो ये बाइल्स के जो पिगमेंट हैं वे भी हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जैसे हाइपोथायराइडिज्म, उसमें पथरियां बन सकती हैं। या फिर क्या होती है, जो फीमेल्स में ज्यादा बनती है। वैसे तो ओवरऑल 10% जो हमारी पॉपुलेशन होती है, चाहे मेल है फीमेल है, तो उसमें पथरियां बनने का चांसेस रहता है। मैंने जैसे पूछा कि ये कोलेस्ट्रॉल की बनती है तो सख्त हो जाती है, मतलब पत्थर की जैसे होती है। जी हाँ, कुछ पथरियां एकदम पत्थर बन जाती है, जैसे कि इसके नाम से पता लगता है पत्थर। और कुछ छोटी छोटी होती हैं, 2 mm की, 3 mm की, कुछ 1.5 सेंटीमीटर तक, 16 mm, 18 mm, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, या किसी किसी पेशेंट में तो हम देखते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर की भी एक सिंगल पथरी होती है। उसके अलावा भी अनेक मल्टीपल छोटी छोटी पथरियां भी उसके पित्त की थैली के अंदर पाई जाती हैं, जिसके अंदर ये बीमारी होती है। तो अब इसके कारण जाने तो क्या मुख्य कारण है ये पथरी बनने के। पथरी बनने का मुख्य कारण ये हो सकता है कि आपकी पित्त की थैली के अंदर कोई इन्फेक्शन पहुंचा है, चाहे छोटी आंत से पहुंचा है या लीवर से पहुंचा है, हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से अगर कोई इन्फेक्शन पहुंचा है, तो इसको पथरियों को हम अपनी डॉक्टरी भाषा में क्या बोलते हैं, माइलस्टोन्स इन द मेमोरी ऑफ द बैक्टीरियाज, या फिर जिस भी कीटाणु या विषाणु की वजह से वो पथरी बनी है। तो हम बोलते हैं कि जैसे टॉम्बस्टोन नहीं होते हैं कब्रिस्तान के अंदर, तो ये बोला जाता है कि ये उनकी मेमोरी में स्टोन्स बने हैं। तो कोई ना कोई बैक्टीरिया है वहाँ पे, पस बनी, और पस बनने के बाद वहाँ पर पथरी बनने की जो क्रिया होती है शरीर की वो चालू हो जाती है। तो एक तो इन्फेक्शन की वजह से हुआ, दूसरा कोई कारण है। जी हाँ, अगर डाइजेशन में अगर आपके मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है आनुवांशिक तौर पर, जैसे लीवर के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या आपके थायराइड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, या आपके जो कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है आनुवांशिक तौर पे, या फिर क्या होता है फीमेल्स के अंदर ज़्यादा पथरियां बनने के चांसेस रहते हैं। हमारा एक जो रूल होता है, प्रिंसिपल होता है, एफ के ऊपर, एफ जैसे फीमेल इन 40 एज, 40 या 40 के आसपास की जो एज होती है, फैटी है वो, अगर वो उसके अंदर चर्बी ज़्यादा है, फैट की मात्रा ज़्यादा है शरीर में, और फेयर कलर है, तो उनके अंदर एक तरह से प्रिंसिपल होता है, उसके अंदर अगर पेट का दर्द वो फीमेल बताती है तो उसके अंदर पित्त की थैली की पथरियां मिलती हैं। वैसे भी हमारी जो जनरल पॉपुलेशन होती है, जो पुरुष है या महिलाएं हैं, तो लगभग 10% लोगों के अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरियां बनती हैं। और एक आपको एक जानकारी दूं, उसको जानकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे, पित्त की थैली के अंदर पथरियां हमारे अंदर ही नहीं होती हैं, वो इतनी ही मात्रा के अंदर पॉपुलेशन 10 से 15% पॉपुलेशन गाय के अंदर भी बनती हैं, शेर के अंदर भी बनती हैं,
चूहे के अंदर भी बनती हैं, डॉग्स के अंदर भी बनती हैं, घोड़े के अंदर भी बनती हैं। अगर उनकी कोई बीमार है, डॉग है या घोड़ा है या गाय भैंस हमारी बीमार है, उसका अल्ट्रासाउंड करते हैं तो पित्त की थैली के अंदर पथरियां मिल सकती हैं। तो कहने का ये मतलब नहीं है कि भाई इंसानों तक की ही बीमारी है या हमारे खान पान या हमारे अंदर ही कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। ये एक जनरल जो प्रकृति का एक नियम है, और किसी वजह से किसी के अंदर भी कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो चाहे कोई भी प्राणी है, तो पथरियां बन सकती हैं। तो आपने बताया कि महिला में थोड़ा ज़्यादा संभावना रहती है, और F4 का फॉर्मूला आपने बताया कि फीमेल है, 40 प्लस की है, फैटी है और फेयर कलर है। ये अगर सिम्टम है, और पेट का अगर दर्द लेके आती है और वो बोलती है कि मुझे कुछ खाने के बाद पेट के अंदर ऊपर का जो हिस्सा है पसलियों से नीचे उसके अंदर दर्द रहता है, या पेट के अंदर गैस ज़्यादा बनती है, तो समझ लो हम अल्ट्रासाउंड के लिए बोलते हैं, तो उसके अंदर पित्त की थैली के अंदर पथरियां मिलने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये पथरी का मतलब सिम्टम क्या रहते हैं? कि ये तो चलो आपने बताया पेट का दर्द हो गया, नीचे हो गया, तो जनरली यही सिम्टम आते हैं, और इससे दिक्कत क्या हो जाती है? जी जी, देखिए सर, सिम्टम्स ज़्यादा कब आते हैं? जब पथरी बिल्कुल छोटी छोटी होती है, जैसे 1 mm की है, 2 mm की है, या फिर जब पथरी बनने से पहले जो पित्त है उसके अंदर गाढ़ी अवस्था में पहुंच जाता है, स्लज वाली। स्लज जिसको हम बोलते हैं, वो और भी ज़्यादा डेंजरस होता है। कभी कभी क्या करते हैं, छोटी पथरियां 1 mm की, 2 mm की, 3 mm की, या फिर वो जो स्लज है गाढ़ी गाढ़ी जिसको हम बोलेंगे, जैसे मिट्टी के अंदर अगर आप ज़्यादा मात्रा में पानी मिला दो तो गाढ़ा गाढ़ा सा एक पदार्थ सा बन जाता है, वैसा एक पदार्थ बन जाता है जो कि हमारी जो पैंक्रियाज होता है उसकी डक्ट को ब्लॉक कर सकता है, और पैंक्रियाटाइटिस नाम की एक बड़ी बीमारी पैदा हमारे शरीर में हो सकती है। तो ये तो होगी कॉम्प्लिकेशंस की बात कि भाई ये हो सकता है, बट अगर इसके समाधान की बात करें तो क्या बचाव भी है, या और कोई तरीका है कि इससे निजात मिले? जी 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 जी, देखिए बचाव में तो यही है कि हम हमारे जो खान पान के अंदर फल सब्जियों का भरपूर प्रयोग करें, और मैं बोलूँगा कि फल और सब्जियों का छिलका उतार के ही प्रयोग कीजिए, क्योंकि आजकल छिलके के ऊपर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड छिड़के हुए होते हैं। तो पहले वो एक ज़माना था, आज से अगर हम 40 साल 50 साल पुरानी अगर हमारी पुस्तकें पढ़ेंगे आप, तो हम ये कहते थे कि कोई भी फल या सब्जी छिलके के साथ खाइए। अब हम ये बोलते हैं कि छिलके के साथ ना खाइए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड या तरह तरह के जो केमिकल रसायन छिड़के हुए होते हैं। तो खाने के अंदर भरपूर मात्रा में फल सब्जियों का प्रयोग कीजिए। सुबह के वक्त आप ज़्यादा खाना आप लीजिए, दोपहर में उससे कम, और रात के वक्त ना मात्र खाना लीजिए। और आपके खाने के अंदर चर्बी की मात्रा है वो कम से कम रखिए, चाहे वो घी है या तेल है। और जो तेल है वो भी फ्राइड, जो बार बार जिसके अंदर हम फ्राई जो करते हैं, तो क्या होता है कि जो उसकी जो कम्युनिकेशंस जो होती हैं, उसके केमिकल जो एक तरह से स्टेटस जो होता है वो चेंज हो जाता है, ट्रांसफैट बन जाते हैं। ट्रांसफैट जो बन जाते हैं वो अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं, और ज़्यादा मात्रा में आपकी पित्त की थैली के अंदर पथरियां कर सकते हैं। तो ये तो हो गए बचाव के तरीके। अगर किसी को हो जाए तो क्या करना पड़ेगा? देखिए सर, हो जाए तो इसका एक ही समाधान है जो हमारे मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में जो हम करते हैं, इसका ऑपरेशन। और ऑपरेशन के कई तरीके हैं, डिपेंड करता है कि किस स्टेटस में पेशेंट आया है। अगर पैंक्रियाटाइटिस के साथ आया तो हम 1.5 से 2 महीने तक उसकी सर्जरी नहीं करते, तब तक उसको कुछ दवाइयाँ देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, पेन किलर देते हैं, या फिर जो एंटासिड्स वगैरह देते हैं। जब उसके पैंक्रियाज की स्वेलिंग और जो पित्त की थैली की जो स्वेलिंग है, जो सूजन है, वो कम हो जाती है, तो उसके बाद 1.5-2 महीने के बाद उसका ऑपरेशन करते हैं। तो ऑपरेशन ही समाधान है या कुछ और भी? क्योंकि कई बार बोला जाता है कि एक लिवर क्लिनजिंग से हो जाएगा, निकल जाएंगे, या खान पान बदलाव करने से भी ये पिघल सकती हैं। जी बिल्कुल भी ऐसी भ्रांति में हमें नहीं रहना चाहिए कि पित्त की थैली की पथरियां निकल सकती हैं किसी भी डिटॉक्स थेरेपी से, या फिर अन्य किसी पुड़िया से, या अन्य किसी थेरेपी से। पित्त की जो थैली होती है उसकी बनावट ही ऐसी है कि वो जो लीवर के नीचे टिकी हुई होती है, और लीवर से एक तरह से ग्रेविटी के अगेंस्ट ये वाली बात होगी, क्योंकि उसके अंदर जो थैली के अंदर जो पथरियां हैं, और जो उसका निकलने का जो रास्ता है वो 1 से 2 mm का होता है, 2 mm के आसपास होता है। उसमें से जूस निकले, पानी निकले, तो पित्त जो आता था और वापस निकलता था। अब वो जो रास्ता ही इतना कम है, तो उसमें से जो पित्त के जो थैली है उसके अंदर अगर पत्थर होंगे बड़े बड़े, 1 सेंटीमीटर का या आधे सेंटीमीटर का या 1.5-2 सेंटीमीटर का, तो निकलने की संभावना नहीं रहती। हाँ, अगर ये पथरियां, क्योंकि लंबे टाइम तक अगर पित्त की थैली के अंदर पथरियां रहती हैं तो जो गॉल ब्लैडर का जो कैंसर है उसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। पित्त की थैली का ऑपरेशन हम इसलिए नहीं करते कि पित्त की थैली से की जो पथरियां उनसे आपका निवारण हो जाएगा। हम इसलिए भी ऑपरेशन करते हैं कि उसकी वजह से होने वाली कॉम्प्लिकेशन, जैसे पैंक्रियाटाइटिस है या गॉल ब्लैडर का कैंसर है, जो कि सीधा ही काफ़ी जल्दी 4th स्टेज में चला जाता है, क्योंकि लीवर के साथ अटैच होती है पित्त की थैली, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ भी बदलाव होगा या कोई ट्यूमर बनता है, वो तुरंत लीवर में चला जाता है, जिसका ट्रीटमेंट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है ज़्यादातर, उनसे बचने के लिए ही हम पित्त की थैली का
ऑपरेशन करते हैं। साथ ही साथ जो हमारा जो डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है उसको बैलेंस करने के लिए, क्योंकि जब तक पित्त की थैली के अंदर पथरियां रहती हैं तो ये डाइजेस्टिव जूस जो लीवर से निकलते हैं वो सीधे ढंग से हमारे डोडेनम में नहीं जा पाते, जिसकी वजह से गैसियस एब्डोमेन रहता है, ब्लोटिंग भी रहती है, पेट का दर्द तो रहता ही रहता है। लेकिन कई बार बोलते हैं कि ऑपरेशन करवा लिया, नेचर ने बनाया था, जो नेचुरोपैथी कुछ लोग कहते हैं कि नेचर ने बनाई थी उसको आपने हटा दिया, जी जी। तो बाइल जो जूस है वो तो रिलीज होगा, वो सीधा जाएगा इंटेस्टाइन में, हाँ। तो उसकी क्वालिटी कमजोर हो जाएगी और खान पान में दिक्कत रहेगी, डाइजेशन में। तो उसका क्या समाधान होगा? देखिए सर, क्या होता है, पित्त की थैली के अंदर जो अगर पथरियां बनती तो वो तो हम निकालते हैं, क्योंकि उसकी कॉम्प्लिकेशन ज्यादा खतरनाक है, इसलिए थैली को निकालना आवश्यक हो जाता है पथरियां बनने के बाद। उसके अलावा आप जो पूछ रहे हैं कि थैली निकालने के बाद शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेंगे, कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। वो थैली निकलने से पहले भी अगर जो पित्त की जो थैली है वो पूरी की पूरी अगर पत्थरों से भरी हुई है तो पहली बात तो उसके अंदर डाइजेस्टिव जूस जाता ही नहीं। वो एक लोकेशन बन जाती है, एक जगह बन जाती है जहाँ पे बार बार इन्फेक्शन होता है, बार बार पस बनती है और वहाँ पे कैंसर ट्यूमर होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, इसलिए हम निकालते हैं। रही बात की ऑपरेशन के बाद क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है, ऑपरेशन के बाद यही सावधानी है कि जो आपका खान पान था वो आप हर 2-3 घंटे के बाद कुछ खाइए। आपके जो डाइट है उसको आपको 3 डाइट की जगह आप 5 डाइट में कन्वर्ट कीजिए। खाना तो वही है, जैसे आप पूरे दिन में 1 किलोग्राम खाना खाते हैं तो बजाय कि उसको 500-500 ग्राम 2 वक्त खाने के आप उसको 200-200 ग्राम 5 बार खाइए, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव जूस है लीवर का है वो यूटिलाइज होता रहे। और पथरियां पित्त की थैली के अंदर हैं तब भी तो पित्त की थैली काम नहीं कर रही होती है, तब भी तो डाइजेस्टिव जूस सीधे ही आ रहे होते हैं, इसीलिए तो बदहजमी रहती है, एसिडिटी रहती है पित्त की थैली की पथरियों की वजह से। तो कौन सी स्थिति में ऑपरेशन करवाना जरूरी हो जाता है? कितने mm की या कितनी पथरी, क्या ये कोई पैरामीटर है? देखिए बिल्कुल डेफिनेटली पैरामीटर है। जब पहली बार लक्षण आ जाए तो पहले लक्षण का यही होता है, पेट का दर्द लेके पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा। पहली बात तो पेट के किसी भी दर्द के अंदर दर्द की दवाई नहीं देनी चाहिए जब तक कि उस रोग का कारण ना पता लग जाए। पेट का अल्ट्रासाउंड जब तक ना हो जाए या एक्सरे है, इस तरह की कोई स्टडी है पेट की या ब्लड टेस्ट जब तक ना हो जाए तब तक पेट के दर्द की दवाई नहीं देनी चाहिए। अगर हम दर्द की दवाई देंगे तो कई बार मेरे पास पेशेंट ऐसे भी आते हैं जो पित्त की थैली की जो पथरियां होती हैं वो सड़ के गल के कहीं से वहां से फाड़ के निकल जाती हैं। उसके बाद क्या होगा, जो पित्त की थैली वो लीक हो जाएगी और लीक होने के बाद जो हमारी पेरिटोनियम है पेट के अंदर पस बन जाती है, पेरिटोनाइटिस हो जाता है और कई बार पेशेंट सेप्सिस और सेप्टिक शॉक में चले जाके उनके साथ दुर्घटना भी हो जाती है। नहीं, सवाल ये था कि कब ऑपरेशन करवाना जरूरी हो जाए। अच्छा, कब ऑपरेशन? हाँ, ऑपरेशन हम तभी करते हैं जब पेशेंट कोई लक्षण लेके सिम्टम लेके हमारे पास आता है। तो पहले लक्षण के बाद बार बार लक्षण आते हैं, तो लक्षण जब लेके आता है तब उसके अंदर पस है और पस को सूखने में और उसका जो वापस उसी फॉर्म में आने में लगभग 4 हफ्ते लग जाते हैं, 1.5-2 महीना लग जाता है। और जब पूरी तरह से सूजन कम हो जाए, क्योंकि पित्त की थैली के अंदर दर्द है तो आसपास की इंटेस्टाइन, आसपास के जो अंग है उसके साथ चिपक जाती है वो पित्त की थैली। क्योंकि उस दौरान हम ऑपरेशन करते हैं तो दूरबीन से ही ज्यादातर हम इसका ऑपरेशन करते हैं। देखो इस तरह के इसके 2 ऑपरेशन होते हैं, दूरबीन से या फिर खुले चीरे से। तो दूरबीन से ऑपरेशन करना काफी मुश्किल हो जाता है उन हालात में जब इसके आसपास सारी आंतड़ियां चिपक जाती हैं पित्त की थैली के साथ। तो मतलब छोटी अगर पथरी है तो भी जरूरी है करवाना, बड़ी है तो भी? कितने mm की पथरी हो तब ऑपरेशन रिकमेंडेड है? ये रिकमेंडेड मैंने बोला ना कि पहले लक्षण आने के बाद, पहला जब लक्षण आएगा तो उसके बाद जब डॉक्टर तक बात पहुंच चली जाती है तो क्या होगा, उसके बाद बार बार लक्षण आएंगे। आप हो सकता है कि बीच में एंटीबायोटिक खा के 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना आप उस चीज को डिले कर सकते हैं, लेकिन उसका ऑपरेशन कराना ही पड़ता है। मतलब जब पेट दर्द की समस्या लगातार बनी रहे तो वो करवाना जरूरी हो जाता है? डेफिनेटली जरूरी हो जाता है। और वैसे भी अगर ये पथरियां पड़ी रह जाती है, मैंने बोला ना कि उसकी कॉम्प्लिकेशन होने की संभावना ज्यादा होती है। अगर पेंक्रेटाइटिस हो जाता है तो उसको ट्रीट करना मुश्किल है, क्योंकि पेंक्रेटाइटिस के अंदर पेट के अंदर भी पानी भर जाता है, पस भी बन जाती है और पेशेंट सेप्टिक शॉक में भी जा सकता है, फेफड़े में भी पानी भर जाता है। तो इसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा होती है शरीर में, यहाँ तक कि कैंसर तक हो जाता है। तो उन कॉम्प्लिकेशंस को अवॉइड करने के लिए, वहाँ तक गाड़ी ना पहुँच जाए कि जिंदगी के ऊपर ही खतरा ना बन जाए, इसलिए हमें ऑपरेशन करना होता है। अदरवाइज हमें कोई चाव नहीं है कि किसी भी पित्त की थैली निकालने में हमें कोई खुशी तो ज़्यादा होती नहीं है। तो मतलब ये है कि वो जरूरी हो जाता है निकलवाना, इसलिए निकालना पड़ता है, पर उसके बाद भी हेल्दी लाइफ जी सकता है। डेफिनेटली, बिल्कुल हेल्दी लाइफ रहती है। और कई बार क्या होता है, हमारे डॉक्टरों को भी, यहाँ तक कि सर्जरी के डॉक्टरों को भी पित्त की थैली के अंदर पथरी होती है तो ऑपरेशन ही कराते हैं। अब डॉक्टर से बढ़ के तो ज्ञान किसको ही होगा, खास करके सर्जन को। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर परमेल चौधरी ने बताया कि पित्त की थैली की पथरी के कारण अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जब ये पित्त की थैली की पथरी हो जाती है तो फिर उसके कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने की संभावना भी बढ़ जाती है, यानी कि उसके साइड इफेक्ट जो होते हैं
वो और ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं अगर लक्षण आ रहे हैं, यानी कि पेट में दर्द हो रहा है, ब्लॉटिंग हो रही है, बदहजमी हो रही है। अगर इस तरह के लक्षण हैं तो फिर इसका मतलब पित्त की थैली में अगर पथरी है तो फिर ये उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं। अब ऐसे में जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अंतिम विकल्प ऑपरेशन करवाना ही होता है, लेकिन बहुत से लोग सोशल मीडिया पर भी आपको देखने को मिलेगा कहते हैं कि लिवर क्लिनजिंग से पित्त की थैली की पथरियाँ निकल जाती हैं। हमने भी चैनल पे वीडियो डाले थे, हालांकि उसमें कुछ लोगों को लाभ हुआ ऐसा लोगों ने कहा, लेकिन कई लोगों की नहीं निकली ऐसा भी कहा। तो ये व्यक्तिगत अनुभव है। लेकिन दूसरी तरफ नेचुरल तरीके से भी बोलते हैं कि कुछ खान पान में बदलाव करने से भी ये डिजोल्व हो जाती हैं। ये भी लोगों का व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, लेकिन जो सर्जन का अनुभव है वो हमने आपको बताया कि इनके हिसाब से ये कहना है कि पित्त की थैली में यदि पथरी हो गई और अगर उसके लक्षण आ रहे हैं तो उसका ऑपरेशन ही अंतिम विकल्प है। अभी तक साइंस में ऐसी कोई डेवलपमेंट मेडिकल साइंस में नहीं हुई है कि पित्त की थैली से पथरी को बाहर निकाल दें और वो फिर से ठीक हो जाए, क्योंकि फिर दोबारा बनने की भी संभावना बताते हैं कि अगर एक बार बनने लगी तो फिर बन सकती है। लेकिन बहुत से लोग ऑपरेशन करवाने से डरते हैं कि पित्त की थैली निकलवा ली तो फिर वो डाइजेशन की प्रॉब्लम हमेशा रहेगी। तो जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि इनका अनुभव है कि अगर ऐसा पित्त की थैली की पथरी निकलवा लेते हैं तो खाने में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, तेलीय फैटी थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा, थोड़ा ड्यूरेशन खाने का जो फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं कि 4-5 बार दिन में खाना पड़ेगा, ताकि वो जो बार बार जूस बन रहा है उसको काम मिले, वो डाइजेशन में हेल्प कर पाए। क्योंकि वो स्टोर तो हो नहीं रहा, लिवर में बाइल जूस बन रहा है वो सीधा इंटेस्टाइन में जा रहा है, तो उसके लिए फिर ज़रूरी है कि कुछ खाते रहें, मतलब 2-3 घंटे के अंतराल में कुछ खाएंगे तो उसमें फिर डाइजेशन भी प्रॉपर होगा। बाकी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती नहीं है, ऐसा डॉक्टर साहब का कहना है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि पित्त की थैली की पथरी का क्या इलाज और कैसे करवाना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी इसके बारे में और अधिक जानकारी हो सके। ये कोई कमर्शियल वीडियो नहीं था, जैसा ये सिर्फ एक अवेयर करने के लिए वीडियो था। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। जुड़े रहिए चैनल से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।